हेलो वीसियंस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। यस, जेईई एडवांस आईआईटी एक्सप्रेस पीवाईक्यू सीरीज मैग्नेटिज्म आज का हमारा टॉपिक है। तो आज देखेंगे मैग्नेटिज्म से प्रीवियस ईयर में एडवांस पे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन थे, कैसे हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म, which one of the following options represents the magnetic field B at O due to current flowing in the given wire segment lying in the XY plane? तो ये सारा का सारा जो वायर सेगमेंट है ये XY प्लेन में है, मींस इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड इज K कैप एंड इनवर्ड डायरेक्शन इज माइनस K कैप। ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 2022 में पेपर 2 में। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक ये स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ इन्होंने दे दी है L। दूसरा ये कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर L/2 लेंथ का एंड देन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस L/2। जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिर से एक स्ट्रेट कंडक्टर है L/4 लेंथ का और फिर एक 1/4 ऑफ सर्कल रेडियस L/4 एंड अगेन देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो इन सब की फील्ड को हमें 1 बाय 1 निकाल के और टोटल फील्ड बतानी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज कंडक्टर 1, दिस वन इज कंडक्टर 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। तो 6 के 6 कंडक्टर की फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। आउट ऑफ दीज 6 कंडक्टर, ये अगर हम 2 की बात करें तो जो हमारा पॉइंट है वो 2 की लाइन में है, 4 की भी लाइन में है और 6 की भी लाइन। तो एक पॉइंट तो बिल्कुल ऑब्वियस हो गया कि B ड्यू टू सेकेंड एंड B ड्यू टू 4 एंड B ड्यू टू 6 ये सभी जीरो होंगी, ये सभी जीरो होंगे। अब हमारे पास एक कंडक्टर 1 है, ये 2 सर्कुलर आर्क्स हैं। तो अगर हम इस कंडक्टर 1 की बात करें तो स्ट्रेट कंडक्टर है, पॉइंट इज जस्ट नियर द एंड ऑफ 1 पॉइंट और सेकेंड वाला इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं है, सेकेंड वाला भी फाइनाइट लेंथ का है। तो अगर इस पॉइंट को इससे हम ज्वाइन करते हैं, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो वन ऑफ द एंगल इज 45 और अदर एंगल इज 0। अब आपको अच्छे से मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। राइट, अगर सेमी इनफाइनाइट है तो 2 पाई R, 4 पाई R, इनफाइनाइट है तो 2 पाई R। अब यहां पर हमारा फाइनाइट है थीटा 1 एंड थीटा 2, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हमारे केस में जो कंडक्टर की लेंथ है वो L है, ये हमारा पॉइंट है। तो ये एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। तो थीटा 1 आपका 45 हो गया, थीटा 2 0 हो गया। तो थीटा 1 इज 45 एंड थीटा 2 इज 0। तो B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। अब देखें R डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज जस्ट इक्वल टू L साइन 0 प्लस साइन 45 डिग्री। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई L साइन 45 इज 1/√2। ये हमारी स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गई। डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज द करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर टूवर्ड्स पॉइंट, पुशिंग डायरेक्शन। राइट, तो हमें जो फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है वो इनवर्ड को मिल रही है, इनवर्ड इज माइनस K कैप। तो अगर वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, वेक्टर नोटेशन में, तो साथ में माइनस K कैप हमारे पास और आ जाएगा, माइनस K कैप। दिस इज B। फर्स्ट है तो 1 हो गई, तो B1 हमें मिल गई। B2 आपको ऑलरेडी मालूम है 0। B3 सेमी सर्कल, तो B3 अब हम कैलकुलेट करते हैं। B3 कितना हो जाएगा, यस B3 म्यू नॉट I अपॉन, भाई पूरा सर्कल होता तो 2R, आधा सर्कल है तो 4R, R इज L/2। डायरेक्शन, ये भी देखिए, अगर करंट को देखेंगे तो क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड, माइनस K कैप, रेडियस इज L/2 माइनस K कैप। B
4 0 था, बी 5 हमें लिखना है। म्यू नॉट आई अपॉन 2r पूरी क्वाइल है, वहां पर 1/4 है, 1/4 पार्ट है क्वाइल का ओनली, राइट। ये 1/4 है, तो 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 8 रेडियस इज L/4 के कैप। नेट फील्ड इज, यस, नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, बी नेट। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6। B2 B4 B6 तो 0 ही है, ये भी माइनस के कैप है, ये भी माइनस के कैप है, ये भी माइनस के कैप है, तो माइनस के कैप तो हमारा आउटसाइड हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन एल, म्यू नॉट आई अपॉन एल, ये तो सारा कॉमन हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन एल। इनको देखें ध्यान से, तो ये कितना है 2, ये कितना है 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन एल कॉमन, तो हाफ प्लस हाफ 1 रह गया। दिस वन म्यू नॉट आई अपॉन एल कॉमन, 4 पाई, 4√2 पाई, 1 अपॉन 4√2 पाई। नाउ वी हैव टू चेक द ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस है। म्यू नॉट आई अपॉन एल कॉमन, 1 प्लस 4√2 पाई के कैप, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट 2022 पेपर 1, राइट। एडवांस के क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़ने में ही पूरा पेज निकल जाता है। अ स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ एरिया A and resistance R is fixed on a horizontal XY plane with the center of the loop always on the axis n cap of a long solenoid। ये एक लॉन्ग सोलोनॉइड दिखा रखी है, राइट। इसका एक्सेस दिखा रखा है हमें n कैप की डायरेक्शन में, और XY प्लेन से कॉन्साइड करते हुए एक लूप रखा हुआ है, ये स्मॉल लूप दिखाई दे रहा है। इसका एरिया आपको बताया A, राइट, एंड रेजिस्टेंस आपको बताया गया R। The solenoid has m turns per unit length and carries current I counterclockwise as shown in the figure। यहां से अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज ये B की डायरेक्शन हो गई। सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होती है, आपको मालूम है, तो अलोंग द एक्सिस एन कैप वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। The magnetic field due to solenoid is in n direction. List 1 gives time dependence of n in terms of constant angular velocity omega. List 2 gives the torque experienced by loop at time this, where alpha is this one. Then, okay. तो देखिए इसका टॉर्क हमसे पूछ रहे हैं, टॉर्क होता है m क्रॉस b, तो हमें सबसे पहले इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट देखना पड़ेगा। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, करंट इनटू एरिया, तो उससे पहले हमें करंट फाइंड करनी पड़ेगी। अब इसमें करंट कहां से आएगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया आपस में लिंक हो रहे हैं, तो ये फ्लक्स लिंक कर देगा। तो हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया वो मिल गया फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। बी इज अलोंग एन कैप, राइट, बी की वैल्यू को बाद में देखेंगे, बी इज अलोंग एन कैप, तो बी एन कैप और एरिया ए के कैप, तो बी ए एन कैप डॉट के कैप, ये हो गया फ्लक्स। अब एन कैप की जो डायरेक्शन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट, ये दिस इज एन कैप, राइट, ये लिखा है टाइम डिपेंडेंस ऑफ एन कैप इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एन कैप की ये वाली वैल्यू को हम यूज करते हैं 1/√2 साइन ओमेगा टी। एन कैप इज फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं 1/√2 साइन ओमेगा टी जे कैप, राइट, जे कैप कॉस ओमेगा टी के कैप, राइट, के कैप, ये आ गया। एन डॉट के कैप कितना होगा, एन डॉट के कैप, जे डॉट के तो 0 हो गया, 1/√2
cos ओमेगा t k डॉट k इज 1। तो फ्लक्स कितना हो गया, फाई हो गया बी ए 1/√2 cos ओमेगा टी। EMF E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये आपको याद है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा अपॉन √2। तो EMF आपको मिल गया ए बी ओमेगा अपॉन √2 साइन ओमेगा टी, ये हमें मिल गया। करंट कितनी होगी, करंट I इज E अपॉन R, ए बी ओमेगा अपॉन √2 R साइन ओमेगा टी, ये हमारा बन गया करंट I। अब ये करंट I है तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, डाइपोल मोमेंट M वेक्टर I A वेक्टर, ए बी ओमेगा √2 R, ये भी आ गया ए स्क्वायर, एक की डायरेक्शन कौन सी थी, के कैप, साइन ओमेगा टी के कैप, दिस इज एम वेक्टर। टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी इज टॉर्क। एम की वैल्यू आपको मिल गई है ए स्क्वायर बी ओमेगा अपॉन √2 R, ये मिल गई है साइन ओमेगा टी। बी की वैल्यू कितनी है, बी एन कैप, तो बी एन कैप, तो ये रह गया के क्रॉस एन, के क्रॉस एन, दिस वन। के क्रॉस के तो 0 होगा, के क्रॉस जे रह जाने वाला है। वैल्यू रखते हैं एन की, तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा अपॉन √2 R साइन ओमेगा टी 1/√2, यस, साइन ओमेगा टी, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, जे के क्रॉस जे माइनस आई कैप, दिस वन। तो कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 R साइन स्क्वायर ओमेगा टी आई कैप विथ माइनस साइन। देखिए क्या ऑप्शन गिवन है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखते, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, μ0 MI, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू रख देते हैं माइनस ए स्क्वायर μ0 MI होल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 R साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ माइनस साइन। अब यहां पर ए स्क्वायर μ0 स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2R को एल्फा रखना है, ए स्क्वायर μ0 स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2R को एल्फा रखना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट, यस, ए स्क्वायर μ0 एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा 2R को एल्फा रखना है, टी की वैल्यू भी गिवन है π/6 ओमेगा, ये भी रख देते, साइन स्क्वायर ओमेगा π/6 ओमेगा, π/6 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, स्क्वायर इज 1/4, तो α/4। तो कितना आ गया टॉर्क हमारा, -α/4 हमारा टॉर्क आ गया, -α/4 आई कैप। तो इसका मतलब इसके साथ हमारा ये मैच हो गया। अब देखिए सेम चीज हमें 4 बार रिपीट करनी है, क्वेश्चन में जो करना था वो हो गया, अब हमें सेम चीज 4 बार रिपीट करनी है। एन कैप को ये रखते हुए हमें सेम वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एन कैप को ये रखते हुए वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां ध्यान से देखें
तो यहां आई और जे है, आई और जे। जो हमारा पहला स्टेप था जहां डॉट प्रोडक्ट निकल रहा था किसके साथ, के साथ, तो अगर एन में आई प्लस जे आएगा तो आई प्लस जे डॉट के, तो आई डॉट के जीरो होता है, जे डॉट के जीरो होता है। तो अगर हम सेकेंड केस को देखेंगे तो सेकेंड केस को अगर हम देखेंगे, सेकेंड केस में एन डॉट के इज जीरो, तो फ्लक्स इज जीरो। अब जब फ्लक्स ही नहीं होगा तो करंट ही नहीं बनेगी, करंट ही नहीं बनेगी तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं बनेगा, तो टॉर्क रिमेन्स जीरो देयर। तो सेकेंड पार्ट हमारा इजी हो गया, टॉर्क इज जीरो पी। अब हमें आना है थर्ड केस में। थर्ड केस में साइन ओमेगा टी आई कैप कॉस ओमेगा टी के कैप 1/√2 साइन ओमेगा टी आई कैप कॉस ओमेगा टी के कैप। देखिए ये वाली टर्म चेंज हो रही है, ये तो चेंज नहीं हो रही, तो एन डॉट के तो सेम ही रहने वाला है, ये तो सेम ही रहने वाला है। चेंज कहां आने वाला है, ध्यान से देखते हैं, ये सारा तो सेम ही रहने वाला है। चेंज आने वाला है यहां पर चेंज आने वाला है के क्रॉस एन, राइट। बाकी सब सेम रहने वाला है, के क्रॉस एन हमारा चेंज होने वाला है। तो हम के क्रॉस एन को देखते हैं। इस बार के में आई कैप है, पहले जे कैप था, तो के में जे था, तो हमारा जो बना था जे क्रॉस के क्रॉस जे माइनस आई बना था। इस बार के क्रॉस आई बनेगा, राइट, यहां पर के क्रॉस आई बनेगा। थर्ड केस के क्रॉस आई इज जे कैप, सब वही रहेगा, ओनली जे कैप हमारा बन जाएगा। तो अगर हम आंसर देखते हैं जे कैप, तो एस इज द करेक्ट आंसर। यहां पर कॉस ओमेगा टी जे कैप है, साइन ओमेगा टी के कैप है, तो इसको हमें रिपीट करना पड़ेगा। यस, देखते हैं फोर्थ केस में एन कैप कितना है। एन कैप इज 1/√2 कॉस ओमेगा टी जे कैप प्लस साइन ओमेगा टी के कैप, कॉस जे और साइन के, 1/√2 कॉस ओमेगा टी जे कैप प्लस साइन ओमेगा टी के कैप, ये हो गया एन। एन डॉट के कितना होगा, एन डॉट के 1/√2 साइन ओमेगा टी के कैप फ्लक्स फाई विच इज बी ए एन डॉट के इज बी ए अपॉन √2 साइन ओमेगा टी, ये फाई हो गया। EMF इज माइनस डी फाई बाई डी टी, तो बी ए अपॉन √2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशियल तो प्लस होता है तो माइनस साइन बचेगा। करंट आई, इंड्यूस्ड करंट आई इन द लूप इज E अपॉन आर, तो माइनस ए बी ओमेगा अपॉन √2 आर कॉस ओमेगा टी, ये हमारा आई हो गया, राइट। बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते चल रहे हैं। आई हमने फाइंड कर लिया है, आई मिल गया आपको। डाइपोल मोमेंट कितना होगा, डाइपोल मोमेंट m इज आई ए वेक्टर, आई की वैल्यू हमारी हो गई माइनस ए बी ओमेगा अपॉन √2 आर कॉस ओमेगा टी एंड ए वेक्टर, पाई ए स्क्वायर, ए वेक्टर को ए और डायरेक्शन हो गई इसकी के कैप, ये बन गया डाइपोल। टॉर्क इज m क्रॉस बी, m क्रॉस बी, तो अगेन माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर √2 आर कॉस ओमेगा टी बी, एम की डायरेक्शन है माइनस के कैप क्रॉस एन कैप, दिस वन।
बिल्कुल यही हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा रूट 2 आर साइन ओमेगा टी, राइट। यस, दिस इज ओनली सिंगल ओमेगा इज देयर, राइट, दो नहीं है ओमेगा। ये हो गया, तो माइनस ए स्क्वायर बी इज देयर, ए बी ओमेगा, यस, एक बी और है यहां पर, उसको भी लिखते हैं, बी इज आल्सो देयर, एक बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा अपॉन रूट 2 आर कॉस ओमेगा टी, के क्रॉस एन, के क्रॉस एन, तो के क्रॉस के 0, के क्रॉस एन का मतलब के क्रॉस जे आने वाला है, कॉस ओमेगा टी आने वाला है, रूट 2 आने वाला है, के क्रॉस जे आने वाला है, के क्रॉस जे, यस, के क्रॉस जे इज माइनस आई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा अपॉन रूट टू इज 2 आर, रूट टू इज 2 आर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, के क्रॉस जे इज आई, माइनस माइनस प्लस कर दिया, टी इज अगेन पाई बाय 6 ओमेगा, तो कॉस 30 डिग्री, रूट थ्री का स्क्वायर हो गया 3/4, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 आर, ये पूरा तो एक कांस्टेंट है एल्फा, राइट, ये पूरा तो क्या है, कांस्टेंट है एल्फा, और ये रह गया कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 आई के, cos 30 is root 3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4, तो दिस इज 3/4 अल्फा आई कैप, तो दिस इज टॉ। तो बोथ द ऑप्शंस आर हियर, माइनस बी ए प्लस बी ए, हमारा आ रहा है प्लस का, तो ये हमारा आर, तो टी हमारा यहां फालतू है, टी की जरूरत नहीं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जो 2022 पेपर 1 में आपसे पूछा, मैग्नेटिज्म से टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल पर बेस्ड था, लेकिन टॉर्क निकालने से पहले इंडक्शन की हेल्प से आपको इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड करनी थी, राइट। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट 2021 पेपर 2 का क्वेश्चन। Two concentric circular loops, one of radius r and other of radius 2r, lie in the xy plane with the origin as their common center. The smaller loop carries current I1 in the anti-clockwise direction and larger carry in clockwise. डायग्राम में दिखाई दे रहा है, राइट। जरा आप ध्यान से देखिए, अगर ये कोई लूप है और इसमें ये करंट फ्लो कर रही है, तो जिधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, और जिधर से देखने पे क्लॉकवाइज करंट है वो साउथ पोल बन जाता है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है। अगर इसकी फर्दर लाइन ऑफ फोर्स हम प्लॉट करें, तो यहां से ये लाइन ऑफ फोर्स यूं घूमते हुए वापस आती है और यूं जाती है। तो इसका जो प्लेन है, लूप का जो प्लेन है, वहां पर इनसाइड अगर लूप के देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, और अगर आउटसाइड लूप के देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट, क्योंकि किसी भी रिंग से जो लाइन ऑफ फोर्स है वो अंदर से बाहर निकल के घूमते हुए फिर वापस आती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। इसका मतलब अगर ये एक रिंग है और इसमें आपने एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करी, तो यहां पर फील्ड आउटवर्ड आएगी, लेकिन यहां पर इसकी फील्ड इनवर्ड आएगी। यहां से जो भी लाइन निकलेगी वो इस तरह से घूम के सर्कल बनाते हुए वापस इसको, जैसे रिंग्स बनते जाएंगे ना, इसके चारों ओर इस तरह से रिंग्स बनते जाएंगे, यहां से यूं रिंग्स बनाते हुए लाइन ऑफ फोर्सेस हमारी चलेंगी, ये लाइन ऑफ फोर्सेस हमारी चलेगी, रिंग्स बनाते हुए चलेगी, राइट। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है किसी भी सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। अब अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या करें। Denote the magnetic field in xy in the xy plane, which of the following is are correct?
डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें देखनी है। तो हम इस लूप को एक बार बनाते हैं। ये हमारा स्मॉलर लूप है, दिस वन इज स्मॉलर लूप, जिसमें करंट आपकी है एंटी क्लॉकवाइज, मींस इसकी जो फील्ड है वो आउटवर्ड है और यहां पर जो फील्ड है वो इनवर्ड है। ये फर्स्ट की फील्ड हो गई। एक दूसरी कॉइल भी है जिसमें क्लॉकवाइज करंट जा रही है, हम उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्लॉकवाइज करंट है I2। क्लॉकवाइज में इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी और यहां पर फील्ड बाहर की तरफ होगी, यहां पर फील्ड बाहर की तरफ। अब अगर इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड हम देखें, भाई यहां पर भी इस बड़े वाले की फील्ड तो अंदर ही की तरफ होगी, तो जो छोटा वाला एरिया है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों कॉइल की अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है BXY इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन एट एनी पॉइंट। यस, जो भी इसकी लाइन ऑफ फोर्स है वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, जब XY प्लेन को क्रॉस करेगी तो हमेशा परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका करेक्ट है, BXY इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। BXY डिपेंड्स ऑन X एंड Y ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस। थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इसके सेंटर पर अगर हम आपसे फील्ड पूछें, एंटी क्लॉकवाइज करंट है I1, रेडियस इसकी हो गई R1, तो B एट सेंटर म्यू नॉट I1 अपॉन 2R। इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि करंट सिमेट्रिक है, तो इस पॉइंट पे देखें या इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें या इस पॉइंट पे देखें, जिनका ये डिस्टेंस R है वो सारे पॉइंट इसके लिए सेम रहने वाले। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे सिमेट्रिक पॉइंट। इसका मतलब अगर हम रेडियल डिस्टेंस R लेके, अगर हम रेडियल डिस्टेंस R लेकर एक रिंग कंसीडर करते हैं, तो इस रिंग के एवरी पॉइंट पर सिमेट्री के कारण इसकी फील्ड सेम होगी। इसका मतलब जो फील्ड होगी B वो R का फंक्शन होगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो फील्ड कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो फील्ड कम हो जाएगी, राइट। तो BXY मॉड डिपेंड्स ऑन X एंड Y ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस। मतलब X और Y पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस नहीं होगी, R की डिपेंडेंस में होगी। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, B ओनली डिपेंड्स अपॉन R। BXY is non-zero at all points for R less than R। अब आप ध्यान देते हैं, B एट सेंटर फाइंड करते हैं। B एट सेंटर, बड़े की रेडियस 2R है, छोटे की रेडियस R है। B नेट एट सेंटर कितनी होगी? म्यू नॉट I2 बड़े वाले की फील्ड अपॉन 2 टाइम्स 2R। बड़ा वाला क्लॉकवाइज था, ये इनवर्ड फील्ड थी। म्यू नॉट I1 अपॉन 2, रेडियस इज R, ये एंटी क्लॉकवाइज थी, आउटवर्ड। दोनों का डिफरेंस होगा नेट फील्ड। I2 I1 में कोई रिलेशन, I2 इज ग्रेटर देन 2I1, I2 इज ग्रेटर देन 2I1, इतना गिवन है। तो I2 इज ग्रेटर देन 2I1, तो नेट फील्ड हमने ले ली म्यू नॉट अपॉन 2R, राइट। ये रह गया I2 बाय 2 माइनस I1। फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, म्यू नॉट अपॉन 4R I2 minus 2I1। Since I2 is greater than 2I1, B center is not equals to 0। सेंटर पे तो 0 नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों फील्ड इक्वल एंड दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो दोनों फील्ड अगर कहीं पर इक्वल हो जाएंगी तो वहां पर हमारी फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट। दोनों फील्ड अगर कहीं पर इक्वल हो जाएंगी तो वहां पर फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यहां पर हमें क्या कह रहे हैं कि इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इट मे बी 0 एट सम पॉइंट्स, क्योंकि दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन पर हैं। तो दिस वन इज नॉट द करेक्ट आंसर।
bxy points normally outward from the xy plane for all the points between the two loops. नॉर्मली आउटवर्ड बता रहे हैं और दोनों फील्ड किस डायरेक्शन में, इनवर्ड. तो दिस वन इज रॉन्ग, नॉर्मली आउटवर्ड नहीं है, फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड, राइट. तो अगर इनवर्ड दिया होता तो करेक्ट हो जाता, आउटवर्ड है तो दिस वन इज आल्सो रॉन्ग. तो टू ऑप्शंस आर करेक्ट, ए एंड बी. तो आया था आपके पास 2021 में पेपर 2 में, राइट, जिसको आप बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन जो है उसकी हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. 2021 के पेपर का है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है. तो एक लंबा सा पैराग्राफ आपको गिवन है, इसको हम जल्दी से रीड कर लेते हैं. कह रहे हैं अ स्पेशल मेटल एस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस. मतलब एक ऐसा मेटल है जो बिना लॉस के, बिना रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल. हाइपोथेटिकल बात है. अ क्लोज्ड वायर लूप मेड ऑफ एस डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन फ्लक्स थ्रू इटसेल्फ बाय inducing a suitable current to generate a compensating flux, right. The induced current in the loop cannot decay due to its zero resistance. This current gives rise to a magnetic moment which in turn repel the source of magnetic field or flux. Consider such a loop of radius a with its center at the origin. ये दिखा रखा है एक लूप जिसका सेंटर ऑरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है. The magnetic dipole of moment m is brought along the axis this loop from infinity to point r. R is much greater than A from the center of the loop with its north pole always facing towards the loop. The magnitude of magnetic field of a dipole at a point on its axis at a distance is this one and the force between them is this one. तो देखिए सिंपल सी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है. पैराग्राफ में जो दिया है वो हमें ऑलरेडी नोन है, आपको ऑलरेडी नोन है. एक लूप है और एक डाइपोल है, डाइपोल इसके पास लाए हैं, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट. अब देखिए क्या हमसे पूछ रहे हैं. जब ये लेके आएंगे तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया होगा और करंट इंड्यूस हुआ होगा तो करंट के कारण डाइपोल बन गया और दोनों डाइपोल एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगेंगे. देखिए क्या हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में. When the dipole m is placed at a distance r from the center of the loop, the current induced in the loop will be proportional to. तो सबसे पहले देखें मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बी ए. अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है बी डाइपोल की, वो तो आपको गिवन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब. ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है. एरिया पाई ए स्क्वायर आपको गिवन है. अब एक्चुअल में इसको जब हम लेके आए तो आर का वेरिएशन चल रहा था, उसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा था और हमें ईएमएफ निकालना था. यहां पर क्योंकि करंट इंड्यूस की बात हो रही है तो हम सीधा एक स्टेप आगे निकल जाते, राइट. पूरा फैराडे लॉ फॉलो करने की नीड नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली जो हम सेल्फ इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी अगर वो लगा दें तो हमें एक ही स्टेप में आंसर मिल सकता है. According to self induction, phi is Li, where L is coefficient of self inductance. So Li means I equals to phi upon L. So mu naught upon 2 pi L m upon r cube pi a square. ये रह गया. A तो कांस्टेंट है, m अपॉन r क्यूब का वेरिएशन है. L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किस किस चीज पर डिपेंड करेगा. तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बिटवीन दी दो के बीच में किस पे डिपेंड करेगा, इसके ए पर, इसके डाइपोल मोमेंट पर नहीं, राइट. तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल इज इंडिपेंडेंट फॉर आर एंड एम. इसके अपने सेल्फ इंडक्शन है ना, म्यूचुअल होता तो इस पे भी डिपेंडेंट होता. सेल्फ इंडक्शन है तो केवल इसी के हमारे कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंडेंट होगा, इसी की शेप साइज पर डिपेंडेंट होगा. आर से इंडिपेंडेंट होगा, एम से इंडिपेंडेंट होगा. तो एल इज कांस्टेंट. तो एल अगर कांस्टेंट है तो हम इसे प्रोपोर्शनलिटी में चेंज कर सकते हैं, आई प्रोपोर्शनल्स टू एम अपॉन आर क्यूब. तो करंट इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल्स टू एम अपॉन आर क्यूब. ए हमारा करेक्ट आंसर. अब इसी में और क्या पूछा है, क्योंकि पैराग्राफ टाइप है तो सेकेंड क्वेश्चन. द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप. अब हमारे पैराग्राफ में फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है तो एफ डॉट डी आर इंटीग्रल करके हम वर्क निकाल सकते हैं.
राइट आप देखिए ये जो पैराग्राफ है इसमें फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है के m1 m2 अपॉन r टू द पावर 4। इसका डाइपोल मोमेंट हमें पता है, इसका डाइपोल मोमेंट हमें पता है, तो हम ये फोर्स लिख सकते हैं। तो फोर्स बिटवीन दीज टू F के m1 m2 अपॉन r टू द पावर 4। m1 कितना होगा m और m2 कितना होगा IA। I तो हमने निकाला था अभी, कितना आया था I, देखिए I हमने निकाला था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m पाई a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। तो बेसिकली हम इसको ऐसा लिख लेते हैं I इक्वल टू k डैश m अपॉन r क्यूब, वेयर k डैश इज कांस्टेंट, राइट। k डैश भाई m2 लिख रहे हैं ना, I की वैल्यू हो गई k डैश m अपॉन r क्यूब पाई a स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट का हिस्सा हो गया। तो m2 इज सम कांस्टेंट m अपॉन r क्यूब। तो देयरफॉर f इक्वल्स टू k डबल डैश m1 m, m2 इज m अपॉन r क्यूब, r4 ऑलरेडी है, दिस वन के डबल डैश को आप फर्दर एक कांस्टेंट लिख दीजिए, राइट, के एम स्क्वायर अपॉन r टू द पावर। वर्क डन, इंटीग्रल f डॉट डी आर इंफिनिटी से r तक आप लेके आ रहे, f के ई एम स्क्वायर 1 अपॉन r7 डी आर विथ माइनस साइन, क्योंकि f डॉट डी आर को ओपन करेंगे तो cos 180 आएगा, माइनस साइन आएगा, राइट। तो के ई एम स्क्वायर r टू द पावर -7 -6 अपॉन 6, तो 1 अपॉन 6 r टू द पावर 6, माइनस साइन के साथ ये प्लस हो गया, तो W is proportional to m square upon r to the power 6. C is the correct answer. तो m square upon r to the power 6 के प्रोपोर्शनल है हमारा वर्क डन इस केस में, जब हम लूप को लाएंगे एक डाइपोल के पास, राइट। यस, ये भी 2021 पेपर 1 का क्वेश्चन है। An alpha particle and a singly ionized charged sulfur ion, देखिए सल्फर भी सिंगल आयन है, सिंगल चार्ज है, तो इस पे भी चार्ज तो E रहेगा और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2E रहेगा। यस, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2E होता है, इट इज हीलियम न्यूक्लियस। They are accelerated through a potential V and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities. Velocity जो है magnetic field के परपेंडिकुलर है, तो आसान बना दिया है। Within this region, the alpha particle and the sulfur ion move in circular orbits of radius. देखिए रेडियस का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो रेडियस इज mv अपॉन bq, mv is linear momentum upon bq and linear momentum is under root 2m into kinetic energy. Kinetic energy is qv upon bq। ये हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल्स टू अंडर रूट, पूरा रूट में लिख लेते हैं 2mv b स्क्वायर q स्क्वायर का एक क्यू रह गया, ये हो गई रेडियस। दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल v, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, राइट। आर एस अपॉन आर एल्फा आपको निकालना है, आर एस अपॉन आर एल्फा आपको निकालना है, तो एम एस अपॉन क्यू एस, एम एल्फा क्यू एल्फा, बस ये रह गया, क्योंकि दोनों सेम v से एक्सेलरेट हुए हैं, राइट, तो ओनली दोनों का मास और चार्ज अलग है, तो वही दोनों क्वांटिटी हमारी रह गई। मास ऑफ सल्फर इज 32, चार्ज ऑन एल्फा इज 2e, चार्ज ऑन सल्फर इज e, मास ऑफ एल्फा इज 4, e कैंसिल आउट, 4 8 to 16 means 4:1, तो रेशियो आर एस अपॉन आर एल्फा इज 4। तो एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के इस पेपर में, राइट। सिंपल रेडियस आपको कैलकुलेट करनी थी दोनों पार्टिकल की,
रिलेशन फाइंड करना था रेडियस का सल्फर के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो 2021 में ये जेईई एडवांस में आपसे पूछा। राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2020 पेपर 1। इस क्वेश्चन में बड़ी मिस्टेक होती है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं, अ लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम, और आगे लिखा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट तो होता तो अट्रैक्ट होता ना, मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होते, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, अट्रैक्ट नहीं होगा। इज केप्ट हॉरिजॉन्टली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। A strong magnet is held vertically at a point above the disk away from its axis. On revolving the magnet about the axis, yes, क्या होगा? देखो, अगर ये मैग्नेट को आप रिवॉल्व करते हो तो क्या कॉज होगा, इसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो चेंज होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रही है किसके साथ, लिंक विद डिस्क, जो डिस्क के साथ फील्ड लिंक हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद डिस्क चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, दैट कॉजेस क्या होगा भाई, जब किसी भी सॉलिड पीस ऑफ मेटल से लिंक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो क्या कॉज होता है, एडी करंट। तो एडी करंट्स इंड्यूस हो जाएंगी इस डिस्क में। सर उससे क्या होगा, सर एडी करंट्स तो हमेशा अपोज करती हैं, किसका अपोज करती हैं, यस, किसका अपोज करती हैं, एडी करंट्स हमेशा अपोज करती, जिस कारण से जनरेट हो रही है। यहां किस कारण से जनरेट हो रही है, यहां इसके मोशन के कारण जनरेट हो रही है, तो मोशन का अपोज करेंगी। तो एडी करंट्स, दीज करंट्स, यस, दीज करंट्स क्या करेंगी, ये करंट्स, these currents opposes relative motion, क्योंकि relative motion के कारण ही जनरेट हो रही हैं, relative motion का अपोज करें। ये नहीं चाहेंगे कि ये वाला जो है डिस्क के रिस्पेक्ट में रोटेट करे, तो फिर डिस्क भी साथ साथ घूमने लगेगी। सो डिस्क starts rotation along the magnet, मैग्नेट के अलोंग ही रोटेट करने लगेगी, अलोंग द रोटेशन ऑफ मैग्नेट, रोटेशन ऑफ मैग्नेट, rotate in the direction opposite to the direction of magnet, no, rotate in the same direction as the direction of motion magnets, yes, B is the correct answer, not rotate, not rotate, तो रोटेट करना है तो नॉट रोटेट वाले ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, तो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, 2021 पेपर 1 में आपसे पूछा गया, राइट। 2018 पेपर 1 का ये क्वेश्चन है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स लाई इन द एक्सवाई प्लेन अलोंग द एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। एक्सवाई प्लेन में है, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आर से पास हो रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ वाई एक्सिस के पैरेलल है। The wire located at x equals to plus r carries a constant current I1 and the wire located at x equals to minus r carries a current I2। तो हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए x और y, ये हमने x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस इज इनवर्ड एंड z इज अपवर्ड। ये हमारा z हो गया और y एक्सिस इनवर्ड हो गया। अब एक वायर कहां रखी हुई है, x इक्वल टू प्लस आर पे रखी हुई है, ये रही एक वायर की लोकेशन, और दूसरी वायर x इक्वल टू माइनस आर पे रखी हुई है। तो नेगेटिव x एक्सिस पर ये हो गई हमारी दूसरी वायर की पोजीशन। जो प्लस आर वाली वायर है वो कितनी करंट कैरी कर रही है, प्लस आर वाली वायर I1 करंट कैरी कर रही है, और माइनस आर पे जो रखी है वो I2 करंट कैरी कर रही है, राइट। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, a circular loop of radius r is suspended with 0 0 root 3 r and in a plane parallel to xy plane। सेंटर 0 0 root 3 r पर है और प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन है। इसका मीनिंग
0 0 √3/r, ये हो गया सेंटर और ये हो गया आपका सर्कुलर लूप। सेंटर इज 0 0 √3r, यही गिवन था। एक लूप भी गिवन है, बना दिया आपने ये भी। नाउ दिस लूप कैरीज अ कांस्टेंट करंट I इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम अबव द लूप। ऊपर से देखने पर, ऊपर से जब देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट इसमें पास हो रहा है। तो इसका तो ऊपर कौन सा पोल हो गया, साउथ, और नीचे कौन सा हो गया, नॉर्थ। भाई क्लॉकवाइज का मतलब अप साइड हो गया साउथ, ये क्लॉकवाइज, और डाउन साइड हो गया नॉर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अवे होती है, इसका मतलब अगर इसकी फील्ड हम इसके बिलो देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, -z एक्सिस में आएगी, और अप साइड देखेंगे तो +z एक्सिस में इसकी फील्ड आएगी। राइट, देखते हैं कहां कहां हमसे फील्ड पूछ रहे हैं। यस, द करंट इन द वायर इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन +j डायरेक्शन। अब देखिए करंट की कह रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन कब लेनी है, जब ये +j डायरेक्शन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फील्ड इज ट्रू। तो देखिए कहां कहां फील्ड निकालनी है। जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसमें बिना ऑप्शन के तो हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, इसलिए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। इफ I1 = I2 then B cannot be equals to 0 at the origin। तो ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, तो ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते, I1 = I2 की बात हो रही है। राइट, I1 = I2 की बात हो रही है, और कह रहे हैं इसको पॉजिटिव लेना है कब, जब डायरेक्शन +j में है। तो I1 = I2 अगर हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये हमारी इनवर्ट, भाई अंदर को है ना y एक्सिस, ये भी हमारा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि क्या कह रहे हैं, I1 = I2 कह रहे हैं, I1 = I2 कह रहे हैं। देखें एनालाइज करके क्या होने वाला है। अगर I1 = I2 है और हमने इन दोनों को पॉजिटिव मान लिया तो दोनों फील्ड दोनों की करंट इनवर्ड हो गई। तो फ्लेमिंग, अगर इनके डायरेक्शन की बात करें, राइट हैंड पाम रूल, चार्टा याद करना, क्या डायरेक्शन होगी, दिस वन, दिस डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो इसकी फील्ड तो डाउनवर्ड हो गई P2, और इसकी फील्ड दिस वन अप, इसकी फील्ड हो गई अपवर्ड B1। और I1 = I2 है तो B1 = B2 होगा, इंप्लाइज B1 = B2 इन अपोजिट डायरेक्शन। राइट, ये तो अभी हमने सपोज किया कि I1 और I2 दोनों ग्रेटर देन 0 है। अब मान लेते दोनों लेस देन 0 है, दोनों लेस देन 0 हो गए तो दोनों आउटवर्ड हो गए। राइट, दोनों आउटवर्ड हो गए तो B2 किस डायरेक्शन में हो जाएगी, अप, और B1 किस डायरेक्शन में हो जाएगी, डाउन। So same is true, it does not matter that both are positive or both are negative, either दोनों +j में हो तब भी और दोनों -j में हो तब भी, ये दोनों की फील्ड कैंसिल हो जाएगी। therefore B1 कैंसिल आउट विद B2। ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखिए सर्कल की फील्ड, सर्कल नॉर्थ पोल है, बिलो नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड होगी दिस वन, बी सर्कल। कितनी होगी, बी सर्कल हो गई μ0 I अपॉन, भाई एक्सिस वाला पॉइंट है, एक्सिस वाले पॉइंट का डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है z, कितना, √3r, रेडियस इसकी कितनी है r, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है, याद है कितनी फील्ड होती थी सर्कुलर कॉइल पे, अगर हमें याद है तो μ0/4π 2πr² I अपॉन r² प्लस z² होल पावर 3/2, दिस इज द फॉर्मूला। यहां पे z कितना दे रखा है, √3r, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, μ0/4π 2πr² I अपॉन z इज √3r, √3² is 3, 3r², r² 4r² होल पावर 3/2। भाई 4 की पावर 3/2 8 हो गया, r² r³ हो गया, तो कितना रह गया, μ0/4π 2πr² I अपॉन 8
आर क्यूब। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करते हैं और रिमेनिंग वाली फील्ड को लिख लेते हैं। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये पाई भी कैंसिल हो गया, 2 4 से कैंसिल हो गया 2, और 8 2 कितना हो गया 16, तो म्यू नॉट आई अपॉन 16R ये रह गया। डायरेक्शन डाउन हो गई 16R। I1 equals to I2 then B cannot be equals to 0. Yes, this one is the correct option. ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जीरो तो नहीं हो सकती है क्योंकि सर्कुलर कॉइल की फील्ड हमेशा वहां पर रहेगी। कह रहे if I1 is greater than 0 and I2 is less than 0, I1 is greater than 0 and I2 is less than 0। देखिए I1 is greater than 0, ये greater than 0 वाला ही केस है क्योंकि y एक्सिस हमारा किधर को है, y एक्सिस इज इनवर्ड, पॉजिटिव y इनवर्ड है, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम आपको मालूम है। जब भी हम एक्स वाई एक्सिस लेते हैं तो ये हमारा x और ये y ये एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री चलता है, क्लॉकवाइज में चलेगा तो सिस्टम बदल जाएगा। तो ये I1 ग्रेटर देन 0 और ये I2, यहां पर I2 भी ग्रेटर देन 0 है। अब हमें कह रहे हैं I1 इज ग्रेटर देन 0, I2 इज लेस देन 0। अगर I2 को लेस देन 0 करेंगे तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, I2 लेस देन 0। तो जो I2 की फील्ड है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, I2 की जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। I2 की फील्ड कौन सी हो गई, I2 की फील्ड B2 डाउनवर्ड थी, अब B2 किस डायरेक्शन में हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। B1 B2 दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है और BC डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मीनिंग ये भी पॉसिबिलिटी हो गई कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन, राइट। तो I1 ग्रेटर देन 0, I2 लेस देन 0, B कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। यस पॉसिबल है। किस कंडीशन में पॉसिबल है, अगर B1 और B2 दोनों मिलके BC के इक्वल हो जाए। तो अगर हम B पार्ट को देखें तो if B1 प्लस B2 equals to BC, then B at origin is 0. B at origin is 0, राइट। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको दिखाएं, इस तरह से लें जो आप लेते ही हैं, तो जेड एक्सिस जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, राइट। जेड एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ है। अब एक x इक्वल टू आर पे रखी है वायर जो उसकी डायरेक्शन y की डायरेक्शन में है ये, और एक रखी है माइनस आर पे जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। देखो इसकी फील्ड की डायरेक्शन किधर आने वाली है, जेड के अलोंग, और इसकी फील्ड की डायरेक्शन भी किधर आने वाली है, जेड के अलोंग। तो अगर इन दोनों की फील्ड इसके इक्वल हो गई तो हमारी नेट फील्ड 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कोई डाउट नहीं। I1 लेस देन 0, I2 ग्रेटर देन 0। I1 लेस देन 0 करेंगे तो इसकी डायरेक्शन बाहर को हो गई, तो B1 अपोजिट हो गई B2 और B2 सेम रह गई। तो फिर तीनों फील्ड क्या हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में। इफ I1 लेस देन 0 and I2 greater than 0, then all B1, B2 and BC are along माइनस जेड एक्सिस। तो फिर 0 नहीं हो सकती है। क्या कह रहे, कैन बी इक्वल टू 0, तो ये नहीं पॉसिबल है, तो C इज नॉट पॉसिबल। If I1 equals to I2, then the Z component of magnetic field at the center of the loop is। अब देखिए I1 equals to I2 की अगर हम बात करते हैं, I1 equals to I2 की बात कर रहे हैं और सेंटर पे फील्ड देख रहे हैं, तो सेंटर पे एक फील्ड तो इसकी होनी है। अब इनकी फील्ड सेंटर पे कितनी होगी वो हमें चेक करना है, राइट। I1 किसके इक्वल दिया, I2 के इक्वल दिया है।
तो हम एक बार डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ये हमारा x है, ये हमारा z है, राइट। और सर्कुलर लूप, ये हमारा सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप का सेंटर है, ये एक हमारी वायर है और ये दूसरी वायर है। I1 इक्वल टू I2 का मतलब दोनों इनवर्ड या दोनों आउटवर्ड। सबसे पहले तो ये बात हो गई। अगर ये इनवर्ड में लेते हैं तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन आएगी दिस वन, मींस जो लाइन इसको ज्वाइन करेगी इसकी फील्ड इसके परपेंडिकुलर आने वाली है B1। और अगर इसकी फील्ड देखते हैं दिस वन, तो इसकी फील्ड आने वाली है इस लाइन को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर B2, राइट। अब दोनों की फील्ड इक्वल है तो इनके ये वाले कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर जो नेट फील्ड होगी वो इस सर्कल की रह जाएगी। लेकिन इस B1 और B2 के दो कंपोनेंट, ये वाले दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो y डायरेक्शन वाली मतलब x डायरेक्शन वाली फील्ड बदलेगी। लेट्स चेक क्या क्या गिवन है। इफ I1 इक्वल टू I2 देन द z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो y कंपोनेंट x कंपोनेंट की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट। ये तो x कंपोनेंट हो गया और ये वाला कंपोनेंट अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो ये हो गया B1 साइन थीटा और ये हो गया B2 साइन थीटा। B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा कैंसिल्स आउट, B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा कैंसिल्स आउट। So BZ at center of सर्कुलर कॉइल कितना हो गया भाई, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे BZ कितना हो गया, ओनली सर्कल की फील्ड रह गई। और ऊपर हमें मालूम है क्या बना हुआ है, साउथ, और नीचे क्या बना हुआ है, नॉर्थ। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या आने वाली है, डाउनवर्ड BC। कितनी, एक सर्कुलर कॉइल की जो होती है म्यू नॉट I अपॉन 2R, नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस साइन। तो कितना ऑप्शन गिवन था, देन z कंपोनेंट ऑफ फील्ड इज दिस वन, यस दिस वन इज आल्सो करेक्ट। तो तीन ऑप्शन इसमें करेक्ट है, A, B एंड D, C इज नॉट करेक्ट। तो यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना जिसमें मिसिंग का चांस था वो था करंट इन द वायर इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन प्लस z डायरेक्शन। इसको ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को करना था। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सिस्टम, राइट। y एक्सेस हमेशा x से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। तो अगर आप इसे x और इसे z दिखाते हैं तो जो पॉजिटिव y एक्सेस है ना वो इनवर्ड होगा, वो आउटवर्ड नहीं होगा। इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और IIT में वैसे भी ये 3 डायमेंशन डायग्राम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, फिर वो भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हो, फ्लक्स से रिलेटेड, या हमारा मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन हो, 3 डायमेंशन व्यू जरूर पेपर में पूछा जाता है, राइट। तो यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए। फिर मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ JEE एक्सप्रेस में।